हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने काफी क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए थे। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हमें यहां से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अ मशीन परचेज। अच्छा, एक चीज और है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके ये पीपीटी पे मैंने बनाया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये लेटर्स ब्लर्ड दिख रहे होंगे, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए पूरा रीड कर दे रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक मशीनरी है, इट इज परचेज ऑन 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 को एक मशीनरी परचेज की गई, कितने की? 15 लाख की। हैविंग यूजफुल लाइफ 15 ईयर, 15 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है। एंड ये डेप्रिशिएट हो रही है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ठीक है, जो हम जानते हैं डेप्रिशिएशन के दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिशिएशन लग रहा है। ऑन 1 जनवरी 2011 सेम मशीनरी, इसी मशीनरी को रीवैल्यू किया गया। ठीक है, रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 3 लाख, यानी 1 जनवरी 2011 को जब इस मशीन को दोबारा रीवैल्यू किया गया तो 3 लाख बढ़ा करके रीवैल्यू किया गया। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2011। 2011 साल का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, और एक चीज और है, वैसे तो मैं इसका डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, बट इसके साथ ही डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का वीडियो अपलोडेड है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नोट्स दिए हैं, वीडियो लेक्चर दिया है। ठीक है, तो वो जरूर रेफर करिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो 15 लाख की मशीनरी है, यूजफुल लाइफ कितनी है? 15 साल की है। और कब खरीदा है? 1 जनवरी 2008 को खरीदा है। और इसको रीवैल्यू कब किया गया? 1 जनवरी 2011 को रीवैल्यू किया गया। रीवैल्यूएशन में 3 लाख रुपए और बढ़ा करके इसको रीवैल्यू किया गया। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन किस साल का बताना है? 2011 का बताना है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, 2011 का डेप्रिसिएशन बताना है। तो सबसे पहले, और यहाँ पे मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड इसमें यूज होना है। ठीक, तो देखिए हमें अगर 1 जनवरी 2011 को इस मशीनरी की क्या बुक वैल्यू है? ठीक है, 1 जनवरी 2011 को ये जो मशीनरी है इसकी बुक वैल्यू क्या है वो अगर हमें पता चल जाए तो इसी बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन तो हम लगा सकते हैं ना, वो तो बहुत आसान है। तो बस हमारा फोकस होना है कि हम 2011, 1 जनवरी 2011 को ये जो मशीनरी है इसकी बुक वैल्यू क्या है ये हम पहले फाइंड आउट करें, और फिर उस पे हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। जो भी उसकी बुक वैल्यू आएगी, ठीक है, 2011, 1 जनवरी 2011 को जो भी बुक वैल्यू आएगी उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे जितने साल बच गए हैं। ठीक है, वैसे तो 15 साल है इसकी यूजफुल लाइफ, लेकिन 2008 से लेके 2010 तक तो समय बीत गया है। ये जो 1 जनवरी 2011 को रिवैल्यू कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2011 से उसकी कितनी लाइफ बची है? उसकी तब 12 साल की लाइफ बची है। तो जो बुक वैल्यू आएगी 1 जनवरी 2011 को, इसको इसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही तो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। डेप्रिसिएशन, जो एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला जाता है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में, वो कैसे निकाला जाता है? जो भी बुक वैल्यू है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो वही 1 जनवरी 2011 को जो भी बुक वैल्यू आएगी, अभी मैं सब बताऊंगी कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू, अभी केवल मैं लॉजिक बता रही हूँ। तो 1 जनवरी 2011 को जो बुक वैल्यू निकल के आएगी इसको डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ से। तो 2011 में इसकी यूजफुल लाइफ केवल 12 साल की बची है। ठीक है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, पर पहले बुक वैल्यू तो निकालें। तो सबसे पहले हमारा फोकस है बुक वैल्यू निकालने पे। ठीक है, और समय बचाने के लिए और सहूलियत के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि कितना एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है। ठीक है, तो बताया था ना, ये जो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन निकालना है तो बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक, तो कॉस्ट क्या है मशीनरी की? 15 लाख। यूजफुल लाइफ कितनी है? 15 साल। ठीक है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या होगा? 15 लाख डिवाइडेड बाय 15, यानी 1 लाख हर साल का। तो ये जो मशीनरी है इस पे जो हर साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 1
लाख रुपए लग रहा है। तो यानी 2008 में कितना डेप्रिसिएशन लगा? 1 लाख। 2009 में कितना डेप्रिसिएशन लगा? 1 लाख। 2010 में कितना डेप्रिसिएशन लगा? 1 लाख। ठीक, ये लगा। तो यानी 1 जनवरी 2011 को इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू क्या हो जाएगी मशीनरी की? पहले कितनी थी? 15 लाख, फिर 3 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब 1 जनवरी 2011 को इसकी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 लाख में से 3 लाख माइनस करिए। ठीक है, तो वही देखिए मैंने लिखा है बुक वैल्यू 1 जनवरी 2011 को कितनी हो जाएगी? 15 लाख में से 3 लाख माइनस करिए, 12 लाख। तो मैंने बताया था ना, यही फोकस करना है बुक वैल्यू फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो यानी 1 जनवरी 2011 को इस मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 लाख। ठीक, ये हो गई। लेकिन एक चीज और क्वेश्चन में दी है, क्या दी है कि इसको जब रीवैल्यू किया गया तो 3 लाख अप करके रीवैल्यू किया गया, तो इसका जो रीवैल्यूएशन हुआ इसमें क्या किया गया? 12 लाख तो इसकी बुक वैल्यू आई, लेकिन 3 लाख अप करके इसको रीवैल्यू किया गया, यानी इसकी जो वैल्यूएशन, इसका जो बुक वैल्यू आई 1 जनवरी 2011 को, वो कितनी आई? 15 लाख हो गई। 12 लाख में 3 लाख ऐड किया, 15 लाख। ठीक, अब मैंने कहा था ना, यही मेन काम करना है। 1 जनवरी को इसकी बुक वैल्यू तो निकल आया, 1 जनवरी को इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 15 लाख। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अब बची हुई इसकी लाइफ कितनी थी? कितनी बची है? 15 साल टोटल थी। ठीक है, लेकिन 3 साल निकल गए, 2008, 2009, 2010, 3 साल निकल गए, यानी 12 साल बचे। तो 15 लाख को 12 से डिवाइड करिए, तो कैलकुलेशन तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करिए। तो 15 लाख को जब 12 ईयर से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1,25,000। ठीक है, यू विल गेट 1,25,000। ठीक है, तो ये है आपका हर साल का डेप्रिसिएशन। ठीक, तो 2011 से जो डेप्रिसिएशन होगा, 2011 को जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? 1,25,000। तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन मैं मार्क करूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन किस बात पे फोकस करना है? 1 जनवरी 2011 को इसकी बुक वैल्यू क्या है, ठीक है, वो निकालने पे फोकस करना है। और ये बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। 1 जनवरी 2011 को इसकी बुक वैल्यू क्या है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, एंड ये बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? 2008, 1 जनवरी को खरीदा है, 2008 1 जनवरी जो 2008 है, जो भी बुक वैल्यू थी, इसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख, दूसरे 2009 का डेप्रिसिएशन 1 लाख, फिर 2010 का डेप्रिसिएशन 1 लाख। तो यानी अब कितनी बुक वैल्यू बची? 15 लाख में से ये 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करे, यानी 12 लाख। ठीक, बट इसमें रीवैल्यूएशन भी बोला है 3 लाख का, तो 3 लाख और ऐड करिए, आ जाएगा 15 लाख। फिर 15 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो यूजफुल लाइफ अब केवल 12 साल की बची है, तो ऐसे निकलेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। आंसर बताइए क्या है चारों में से? आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1,25,000 का डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर 2011। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है और बहुत ट्रिकी, बढ़िया छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन देखिए इतना लंबा लिखा है, जैसे लग रहा है कि बहुत जैसे टेक्निकल बड़ा वैसा क्वेश्चन है, बट अभी मैं बताऊंगी इतना इजी बढ़िया लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर के एंड में मटेरियल ए कॉस्टिंग 10,000 रुपए वॉज हैविंग नेट रिलाइजेबल वैल्यू 9,000 ओनली। ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में एक मटेरियल ए था। ठीक है, उसकी क्या थी? उसकी जो कॉस्टिंग थी दैट वाज, देखिए मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। मटेरियल ए है, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है किसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में मटेरियल ए है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। और इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इसको मैं NRV लिख रही हूँ, इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है? 9,000। ठीक है, जबकि मटेरियल बी है, इसकी कॉस्ट है, एक दूसरा है मटेरियल बी, इसकी कॉस्ट कितनी है? 12,000 एंड इसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या है? 14,000। इसकी 12,000 क्या है? कॉस्ट है, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 14,000 इन द मार्केट। फिर एक मटेरियल सी है, ठीक है, इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट है 15,000। ठीक है, एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 14,500 ओनली। ठीक, तो आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है टोटल अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? एक मटेरियल ए है, कॉस्ट इतनी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू इतनी। मटेरियल बी है, कॉस्ट इतनी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू इतनी। नेट रिलाइजेबल वैल्यू मतलब होता है कि अगर इसे मार्केट में बेचेंगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, मटेरियल सी है,
कॉस्ट इतनी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है तो इतनी है। तो आपको पता करना है कि वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बात है, आपको मैंने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़ाया था, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि एंटीसिपेट ऑल द लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट। मतलब आगे जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होने वाला है उसको पहले से मत प्रॉफिट सोच के खुश हो, बट जो लॉसेस हो सकते हैं उनके लिए प्रोविजन पहले से बना के रखना चाहिए। ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में कहा गया है, प्रूडेंस प्रिंसिपल में कहा गया है। एंड इसी प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको किस पे वैल्यू किया जाता है। जब मैंने लेक्चर में टॉपिक पढ़ाया मैंने बहुत इस बात पे एम्फेसिस किया है कि इस पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो लोअर होता है उस पे रिकॉर्ड किया जाता है। और ये क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, यहां पे लगता है आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है तो इन दोनों में से कौन सा कम है, 9000। इन दोनों में से कौन सा कम है, 12000। मटेरियल बी की बात करें, इन दोनों में से कौन सा कम है, 14500। ठीक है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड कॉस्ट इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। अब यानी ये हो गई वैल्यू, तो अब इन तीनों को सम कर लेंगे, यू विल गेट 35500। यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, 35500। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था ना, बट ये क्वेश्चन इतना बड़ा है जैसे लगेगा बहुत टेक्निकल है, लेकिन देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 की, इफ द रिपेयर कॉस्ट ऑफ ए बिल्डिंग इज 25000, जो रिपेयर कॉस्ट है बिल्डिंग की वो 25000 है, व्हाइट वॉश कराया गया उसका खर्चा हुआ 10000 का, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज 5 लाख, यानी वो जो बिल्डिंग है उसको और एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंशन किया गया, उसका खर्चा आया 5 लाख, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, फिर जो बिल्डिंग थी उसकी वायरिंग सिस्टम को पूरा इंप्रूव किया गया, ठीक है, तो उसमें 25000 का खर्चा आया। तो आपको बताना है द अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड इज। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि द अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड यानी पूछा जा रहा है कितना अमाउंट खर्चा हुआ, तो आप सोचेंगे कि चारों को जोड़ दो, रिपेयर में इतना खर्चा, व्हाइट वॉश में इतना खर्चा, एक्सटेंशन में इतना खर्चा, इलेक्ट्रिक वायरिंग इंप्रूव की उसमें इतना खर्चा, तो टोटल पूछा है कि कितना अमाउंट एक्सपेंड हुआ, तो चारों को जोड़ दो, आप ये सोचेंगे। ठीक है, बट इसमें ये नहीं है। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे ही नहीं है। इसमें क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है, ठीक है, बिल्डिंग को रिपेयर किया गया है, ठीक, जो रिपेयरिंग का कॉस्ट है एंड ये जो व्हाइट वॉश कराया गया है, बिल्डिंग का जो व्हाइट वॉश हुआ है ना, दीज आर द एक्सपेंसेस। ये दोनों जो है ना, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मैंने वीडियो में रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस बताया है। ठीक है, ये जो रिपेयर की कॉस्ट है और जो व्हाइट वॉश की कॉस्ट है ना, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इनसे क्या हो रहा है, बिल्डिंग को, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग वही है उसको मेंटेन किया जा रहा है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कहां रिकॉर्ड किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, दीज आर डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, इसको पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। जबकि द कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग का एक्सटेंशन हो रहा है, कितने में, 5 लाख में जो बिल्डिंग का एक्सटेंशन कर रहे हैं, एंड ये जो वायरिंग इंप्रूव की जा रही है कितने में, 25000 में जो ये वायरिंग इंप्रूव की जा रही है, ये दोनों क्या है, दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। इनसे क्या हो रहा है, जो भी एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां डेबिट करते हैं बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट, जो भी बिल्डिंग अकाउंट है ना, फिक्स एसेट, उसमें डेबिट किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ये अंतर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दिस इज डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो भी है उसमें डेबिट किया जाता है। ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से वैल्यू ऑफ एसेट और बढ़ती है।
तो यहाँ पे जो पूछा गया है ना, अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड, जो अमाउंट एक्सपेंड किया गया है वो कितना है, तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंस कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंस कितना हुआ है, तो 25,000 रिपेयर में, व्हाइट वॉश का 10,000, तो यानी रेवेन्यू एक्सपेंस कितना हुआ है 35,000, 25,000 और 10,000 रेवेन्यू एक्सपेंस इतना हुआ है, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है ना 5 लाख और 25,000, दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ता है। ठीक है, एंड इसको फिक्स एसेट अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहां से है, ये बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो टॉपिक है ना, वहां से है अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन क्या बट इजी है, ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर वाज डिफरेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक बाय 1,000। ठीक है, जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम में, ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम में और पासबुक में डिफरेंस आया कितने का, 1,000 का आया। ठीक है, और जब स्क्रूटनी की गई तो पाया गया कि इंटरेस्ट था 200 रुपए का, बैंक ने डायरेक्टली चार्ज कर दिया था, जिसकी एंट्री नहीं हुई थी कैश बुक में। ठीक है, द सेम वॉज एडजस्टेड इन द कैश बुक, फिर उसको क्या किया गया, जब पता चल गया कि ये 200 रुपए का इंटरेस्ट था जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, तो उसको एडजस्ट कर लिया गया कैश बुक में बिफोर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यानी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले कैश बुक को एडजस्ट कर लिया गया। तो अब आपको बताना है कि नाउ इन बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, ये जो इंटरेस्ट है 200 रुपए का, इसका क्या किया जाएगा, क्या इसको ऐड किया जाएगा कैश बुक बैलेंस में, क्या इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा कैश बुक बैलेंस में, या इसको इग्नोर कर दिया जाएगा बीआरएस बनाते समय, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पर ये ट्रिकी और इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने 200 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, और ये जो 200 रुपए का इंटरेस्ट है ये बैंक की पासबुक में तो शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन फर्म या जो बिजनेस है उसकी कैश बुक में नहीं शो हो रहा है। ठीक है, उसको तो पता ही नहीं था कि 200 का इंटरेस्ट डायरेक्टली चार्ज कर दिया गया, तो इसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों का जो बैलेंस था उसमें डिफरेंस आ रहा था। ठीक, लेकिन फिर स्क्रूटनी की गई, फिर ये पता चल गया। ठीक, तो इसमें क्या किया गया, सेम वॉज एडजस्टेड इन द, जब पता चल गया कि 200 का डिफरेंस मतलब इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो फिर क्या किया कर दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया। ये जो कैश बुक है, जब ये पता चल गया तो कैश बुक को अपडेट कर दिया गया। ठीक है, और ये जो डिफरेंस था इसको रिजॉल्व कर दिया गया। ठीक, तब इसमें पूछा गया है, जब ये डिफरेंस रिजॉल्व कर दिया गया, यहां पे बोला गया ना सेम इज एडजस्टेड, जब ये पता चल गया तो इसको एडजस्ट कर दिया गया बीआरएस बनाने से पहले, तो जब एडजस्ट कर दिया गया है बीआरएस बनाने से पहले, तो बीआरएस में फिर उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर ये नहीं पता चलता कि रीजन क्या है, तो उसको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते, बट वो पता चल गया और उसको एडजस्ट भी कर दिया गया। 200 रुपए का जो इंटरेस्ट इसमें था इसमें नहीं था, तो पता चल गया उसको एडजस्ट भी कर दिया गया, तो बीआरएस में क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, बीआरएस में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि उसे ठीक कर दिया गया, उसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया। आपको बीआरएस तो पता है ना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, देखिए नाम क्या है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यानी ये वो स्टेटमेंट है। देखिए जनरली क्या होता है, बैंक की जो पासबुक है और जो बिजनेस है उसकी जो कैश बुक है, बैंक सपोज करिए कुछ चार्जेस वगैरह लगा रहा है, जो पासबुक में एंट्री हो गई कैश बुक में नहीं हुई, कैश बुक में मतलब बिजनेस को पता ही नहीं चला, तो क्या होगा, इसका बैलेंस और इसका बैलेंस क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, बहुत बार होता है, अंतर आ जाता है दोनों के बैलेंस पे, कुछ एंट्री इसमें हुई इसमें नहीं हुई, या कुछ इसमें हुई इसमें नहीं हुई, तो अंतर आता है। तो इसीलिए एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है दोनों के स्टेटमेंट को मैच कराने के लिए, कि ये जो डिफरेंस अगर आ रहा है तो किन किन रीजन से आ रहा है, तो उसकी लिस्ट होती है, एक्सप्लेन किया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस में क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो उसी का स्टेटमेंट होता है, उसी को बीआरएस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब एडजस्ट कर दिया गया है तो बीआरएस में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, कि इग्नोर किया जाएगा वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसमें जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है, 10,000 का है। फिर उस साल परचेजिंग कितनी की गई, 2 लाख की गई। वेजेस कितनी है, 50,000 है।
कैरेज कितना है 5,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 1,25,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000 है। तो आपको बताना है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन मार्क करूंगी इसको मैं। इसमें क्या है आप देख रहे हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारा डेटा दिया गया है। पहले तो बता दिया गया ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है यानी कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये फर्म जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और फिर इस प्रोडक्ट को बनने में जो जो खर्चे हो रहे हैं जैसे वेजेस है, कैरेज है, फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, यानी ये सब कुछ दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अमाउंट है दैट टू बी ट्रांसफर टू, उसे कहां ट्रांसफर किया जाएगा। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू ₹3,75,000 टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अकाउंट, 3,75,000 टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, इतना टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, सेम अमाउंट टू कॉस्ट ऑफ कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ही मार्क करूंगी कि बहुत अच्छा है। इवन इस क्वेश्चन में दो तरीके से पूछ सकते थे। ये जो फिगर है 3,75,000, ये एक ही फिगर दिया है, वरना ये अमाउंट भी तो वेरी करा सकते थे। तो हमें ये बात तो समझ में आ गया कि जो अमाउंट निकल के आना है वो 3,75,000 है अमाउंट, वरना सोचिए ये अमाउंट भी वेरी करा सकते थे। ठीक है, ये अमाउंट है, इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे ये आपको बताना है। ठीक, तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो डेटा पूरा इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक, पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, फिर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में जो खर्चा होता है, वेजेस है, कैरेज है, फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ये बेसिकली ये सब खर्चा क्या है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ठीक है, एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अभी कैसे आया, अब ये एक बात और है, देखिए कंपनी अकाउंट तो कहीं से नहीं होगा, सेल्स अकाउंट भी नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट भी नहीं होगा, ये सारा डेटा जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब एक चीज और है कि आप सोच रहे होंगे कि ये 3,75,000 कहां से आया, तो मैंने शायद रुकिए कैलकुलेट, हाँ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया पहले से, 3,75,000 कहां से आया। तो देखिए सबसे पहले तो एक तो वेजेस आप दी गई हैं, प्रोडक्ट बनाने में वेजेस जो खर्चे हो रहे हैं ये दिया गया है, कैरेज 5,000 ये दिया गया है, फैक्ट्री ओवरहेड ये दिया गया है। ठीक है, तो ये तीन तो यहां से आ गए। फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेज दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, ये तो पता है ना। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग में परचेज ऐड करो, क्लोजिंग माइनस करो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था 10,000, उसमें परचेज हमने साल भर कितना परचेज किया 2,00,000, उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल का है 15,000 जो है उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेट में कितना बचा, ओपनिंग में परचेज ऐड किया, क्लोजिंग माइनस किया, तो नेट में कितना मतलब नेट में कितना बचा नहीं, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया 1,95,000। तो 1,95,000 उसमें आपको वेजेस, और क्वेश्चन में जो दिया है वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड, इन सबको ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 3,75,000, एंड इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है ना, प्रोडक्ट बन रहा है उससे रिलेटेड है। ठीक, तो यहां से आया। इवन इस क्वेश्चन में भाई, इस क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करने के लिए ये अमाउंट भी वेरी करा सकते थे, बट इन्होंने अमाउंट पहले से ही बता दिया 3,75,000, पर आपको पता होना चाहिए कहां से आया, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा एकदम है। ठीक है, एकदम सिंपल सा सीधा क्वेश्चन है, संता बनता पे क्वेश्चन है। संता ने बॉट किया, संता बॉट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 50,000, संता ने गुड्स खरीदे कितने के 50,000 के, कंसाइन देम टू बनता टू बी सोल्ड बाय देम ऑन ज्वाइंट वेंचर। संता ने गुड्स खरीदे कितने के, संता ने गुड्स खरीदे कितने के 50,000 के, कंसाइन किए किसको, बनता को, टू बी सोल्ड बाय देम ऑन ज्वाइंट वेंचर, और जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। संता ने गुड खरीदे 50,000 के, फिर उसको कंसाइन किया किसको, बनता को, ठीक है, कि वो ज्वाइंट वेंचर में इसको बेचेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसे डिवाइड करेंगे इक्वली। फिर ये जो संता था इसने ड्रॉ किया बिल ऑन बनता, इसने बनता पे बिल ड्रॉ किया फॉर अमाउंट इक्वल टू 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। संता ने ड्रॉ किया बिल बनता पे, ठीक है, और ये जो बिल था वो कितने का था, 80% ऑफ
कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, यानी जो कॉस्ट है कंसाइनमेंट की उसका 80%, ठीक है, ये था इतने का बिल संता ने बंता पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ बिल, अरे ये तो डायरेक्ट है एकदम, आपको पता करना है अमाउंट ऑफ बिल पता करना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बिल पहले ही बता दिया गया ना, अमाउंट ऑफ बिल क्या है, अमाउंट ऑफ बिल इज 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। जो अमाउंट ऑफ बिल है वो क्या है, अमाउंट ऑफ बिल है 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है, 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट यही तो है जो वैल्यू ऑफ गुड्स, जो संता ने बंता को गुड्स कंसाइन किए वही तो है कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। संता ने बंता को जो गुड्स कंसाइन किए वही तो है कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। तो यानी 80% ऑफ 50,000, इतने के ही तो गुड्स दिए, तो 50,000 का 80% आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 50,000 का जब 80% कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 40,000, आपका आ जाएगा 40,000। है ऑप्शन इसमें, हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको इसमें क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ बिल पूछा है, और अमाउंट ऑफ बिल कितना है क्वेश्चन में दिया है 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट है। और कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट क्या है, संता ने बंता को जितने वैल्यू का गुड दिया वही है कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। तो यानी 50,000 का 80% निकालिए तो वो आ जाएगा 40,000, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, ये जो एक्स है इसने ड्रॉ किया बिल वाई पे, ठीक है, फॉर 50,000, 50,000 का, कब, फर्स्ट जनवरी 2012 को, 3 महीने का, ठीक। फिर ये देखिए थोड़ा सा ब्लर्ड है पर 4 फरवरी 2012 को, 4 फरवरी ये लिखा है, 4 फरवरी 2012 को एक्स गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 12%। ये जो एक्स था इसको पैसे की जरूरत थी, इसने बिल को डिस्काउंट कराया, ठीक है, 12% पे। तो आपको पता करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट बताना है आपको, ठीक है। ये बात समझ में आई, एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया कितने का, 50,000 का, 1 जनवरी 2012 को, ठीक, 3 महीने का। फिर इसको पैसे की जरूरत थी, इसने कब, 4 फरवरी 2012 को बिल को डिस्काउंट कर लिया, करवाया 12% के रेट पे। तो आपको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पता करना है, ठीक। अब एक बिल ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर है, ये क्वेश्चन वहां से है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन का वो बता देती हूँ कि ये एक्स ने ड्रॉ किया बिल ऑन वाई, इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स ने ये जो एक्स है इसने ड्रॉ किया बिल ऑन वाई, ठीक है। तो एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को कहते हैं ड्रॉर, एक्स जो है ही इज द ड्रॉर ऑफ बिल, एक्स इज ड्रॉर ऑफ बिल, वाई इज ड्रॉई, वाई इज ड्रॉई ऑफ बिल। एक्स क्या है, ड्रॉर ऑफ बिल है, वाई क्या है, ड्रॉई ऑफ बिल है, ठीक है। अब ये बिल क्या होता है, एक्स ने ड्रॉ किया है बिल तो इसको ड्रॉर कहते हैं, ये ड्रॉई है। अब ये बिल क्या चीज होती है, बिल एक तरीके का पता है, बिल एक रिटन ऑर्डर होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके तहत जो ड्रॉई होता है इसको पे करना होता है, वो जो सर्टेन सम 50,000 जो है ड्रॉई को इतना अमाउंट पे करना होता है ऑन द फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वाई को पे करना है 50,000, कब पे करना है, 1 जनवरी 2012 के 3 महीने बाद, ठीक है, इसको ये अमाउंट पे करना है, ठीक। अब एक और चीज है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया ना। बेसिकली एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स जो है वो फॉर्मली इंस्ट्रक्ट कर रहा है वाई को कि वाई जो है 50,000 पे करेगा एक्स को, कब पे करेगा, 3 महीने बाद। ये 1 जनवरी 2012 को ये बिल ड्रॉ किया गया ना, तो उसके 3 महीने बाद करेगा, ठीक। बट उसके बीच में एक्स को कुछ पैसे की जरूरत थी तो वो क्या कर सकता है, बिल को डिस्काउंट कर सकता है। डिस्काउंट करने का मतलब है एक्स जो है वो बिल को सेल कर सकता है, ठीक है। किसे किसे बेच सकता है, वो किसी बैंक को बेच सकता है, ठीक है, या किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है, एंड उसके बदले में एक्स को कैश तुरंत मिल जाएगा, 3 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको कैश तुरंत मिल जाएगा। और फिर जो वाई को पैसा देना है, वाई बैंक को पैसा देगा, एक्स को नहीं देगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंट का मतलब, ठीक। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 1 जनवरी 2012 को बिल ड्रॉ किया गया 3 महीने के लिए, ठीक है। तो यानी ड्यू डेट बिल की क्या हुई, ड्यू डेट बिल की क्या हुई, 1 अप्रैल
2012 हुई ड्यू डेट, ठीक है। बट 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, ये लीगल है कि 3 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी ड्यू डेट क्या हुई, 4 अप्रैल 2000, अच्छा या मैंने 21 लिख दिया, 2012, 4 अप्रैल 2012 ये क्या हुई, एक लीगल ड्यू डेट हुई, ठीक है। तो यानी बिल कब डिस्काउंट होना है, इतने को डिस्काउंट होना है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से तो इतने को होना है, लेकिन एक्स को पैसे की जरूरत पड़ गई, इसने 1 महीने बाद ही, कब, कब 4 फरवरी, ये क्वेश्चन में दिया है ना, इसने कब डिस्काउंट करा दिया, 4 फरवरी 2012 को ही बिल को डिस्काउंट करा दिया, ठीक। किस रेट से, 12% के रेट से इसे डिस्काउंट करा दिया, ठीक। तो आपको पता करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, तो यानी इसने क्या है, 1 महीने बाद ही, 1 मंथ बाद ही बिल को डिस्काउंट करा दिया। 1 जनवरी को हुआ, इसने 4 फरवरी को डिस्काउंट करा दिया, 1 महीने बाद डिस्काउंट करा दिया। लेकिन अभी 2 महीने बच रहे थे ना, अभी बिल को मेच्योर होने में 2 महीने बच रहे थे ना, मेच्योर नहीं मतलब कह लीजिए बिल का जो ड्यू डेट है उसमें 2 महीने बच रहे थे ना, ठीक है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको डिस्काउंट निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अगर निकालना है तो दिस इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ, ठीक है। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग मंथ डिवाइडेड बाय टोटल मंथ। फेस वैल्यू कितनी है, बिल की फेस वैल्यू कितनी है, 50,000, रेट क्या था 12% यानी 12 डिवाइड बाय 100। महीने कितने बचे हैं बताइए, महीने कितने बचे हैं, 3 महीने का था, 1 महीने बाद ही डिस्काउंट करा दिया, कितने महीने बचे, 2 महीने बचे, तो 2 महीने डिवाइडेड बाई टोटल मंथ, पूरे महीने साल के कितने होते हैं, 12, ठीक है। 2 महीने बचे थे ना अभी बिल को बिल की ड्यू डेट में, तो रिमेनिंग मंथ कितने हैं, 2, ठीक है, टोटल मंथ 12। तो फिर ये करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करिए, 12 से 12 कटा, यहाँ पे 2 जीरो कटे, ये कटे, 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 1000। यानी मिस्टर एक्स ने जो बिल को डिस्काउंट किया है तो इनको कितना अमाउंट पड़ा, 1000 रुपए डिस्काउंट पे पड़ा, ठीक है। मिस्टर एक्स को पैसे की कुछ जरूरत पड़ गई थी, तो इन्होंने शायद बैंक को या किसी से बिल डिस्काउंट कर दिया। तो अब जो मिस्टर वाई है ये अब बैंक को पैसा देंगे, कब, 4 अप्रैल 2012 को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर पता चल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आज सारे न्यूमेरिकली आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसने इशू किया है 22,500, ठीक है, इतने 15% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, यानी ये फेस वैल्यू है। ये जो डिवेंचर है, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है, 22,500, ठीक है। इंटरेस्ट कितना था डिवेंचर का, 15%। ये जो डिवेंचर के आगे जो परसेंट लिखा होता है ना, ये इंटरेस्ट होता है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या थी, 100 रुपए। कितने पे इसको इशू किया, प्रीमियम 10% के प्रीमियम पे इशू किया। फिर ये जो है रिडीमेबल है आफ्टर 10 ईयर, यानी 10 साल के बाद इसे रिडीम किया जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 20% के प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा। तो आपको पता करना है अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आपको बताना है कि रिडम्पशन पे कितने का नुकसान हो रहा है टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो डिवेंचर है, कितने डिवेंचर हैं, 22,500, 15% वाले डिवेंचर है, 10 रुपए 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% के प्रीमियम पे इशू किया गया और ये 10 साल के लिए इशू था, ठीक है। और फिर इनको प्रीमियम पे 20% के प्रीमियम पे रिडीम होना है, 10 साल बाद रिडीम होना है, ठीक। तो देखिए प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, लेकिन रिडीम 20% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, ठीक है। तो यानी लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे, इसको क्या किया जाता है, हर साल राइट ऑफ किया जाता है, इट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। तो आपको बताना है कि हर साल कितना राइट ऑफ किया जाएगा, ये बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो लॉस हो रहा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे, जो लॉस है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे, ये बेसिकली है क्या, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बेसिकली है क्या, जो भी प्रीमियम पे करना होगा रिडम्पशन के समय वही तो है लॉस। प्रीमियम पेबल और प्रीमियम पेबल एट टाइम ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन के समय जो भी प्रीमियम पेबल होगा वही तो है लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है। और इसी लॉस को फिर हर साल राइट ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। कितने साल तक, ये डिवेंचर 10 साल का है तो इसे 10 साल तक राइट ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले निकालें लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी
डिबेंचर को जब रिडीम किया जाएगा तो उसपे कितने मतलब कितना लॉस है, तो लॉस कितना है, जितना प्रीमियम पे करेंगे वही तो लॉस है, ठीक है। और फिर उसको 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 साल में उसे हर साल राइट ऑफ किया जा रहा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से आपके लिए कर दिया है। तो देखिए ये जो डिबेंचर है इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 22,500 डिबेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 100 रुपए का एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है, तो टोटल डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 22,50,000, ये है 22,50,000। अब इनको 20% प्रीमियम पे, एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड, एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर कर देती हूँ। अब ये जो 22,000 नहीं, 22,50,000 जो आया है टोटल फेस वैल्यू डिबेंचर की जो आई है, अब इसमें क्या है, प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है ना, इसको प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है, यानी इस फेस वैल्यू का 20% प्रीमियम दिया जाएगा ना जब इसे रिडीम किया जाएगा। देखिए एक डिबेंचर है, ठीक है, 10 साल के लिए डिबेंचर है, इशू किया गया था 10% प्रीमियम पे, रिडीम किया जा रहा है 20% प्रीमियम पे। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जो भी लॉस हो रहा है रिडम्पशन पे जब रिडीम किया जा रहा है, रिडीम करना मतलब जानते हैं ना, पेइंग बैक द मनी, पैसे जब वापस किए जा रहे हैं तो उसमें जो लॉस हो रहा है उसको हर साल क्या होता है, रिटर्न ऑफ, ये हर साल रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो आपको बताना है हर साल कितना राइट ऑफ किया जाएगा, तो कितना राइट ऑफ किया जाएगा, जो भी लॉस हो रहा है ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब पैसा वापस किया जा रहा है 10 साल बाद, तो जो भी लॉस हो रहा है उसको करेंगे 10 से डिवाइड और वही होगा हर साल राइट ऑफ, ठीक। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू डिबेंचर की। तो 22,500 टोटल डिबेंचर है, 100 रुपए एक की फेस वैल्यू है, यानी टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 22,50,000, ठीक। अब कितने प्रीमियम पे इसे रिडीम किया जा रहा है, 20% प्रीमियम पे, तो 22,50,000 का 20% निकालेंगे, तो 22,50,000 का 20% कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये निकाला। तो आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करिएगा, मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेट किया है, ये आ जाएगा 4,50,000, ठीक है। तो यानी जब रिडीम किया जा रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद जब डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है तो कितने का लॉस आ रहा है, 4,50,000 का लॉस है, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। तो इस लॉस को हर साल 10 साल तक राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो यानी हर साल राइट ऑफ कितना किया जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से इसको जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट 45,000। 4,50,000 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45,000, यानी जो एनुअल राइट ऑफ करा जाएगा, यानी हर साल जो राइट ऑफ किया जाएगा वो कितना है, 45,000, यानी यहां पे क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन, राइट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आज सारे ही क्वेश्चन मैं कहूंगी बहुत अच्छे थे। अब चलिए यहां, अच्छा एक और चलिए करवा देती हूँ, ये भी करवा देती हूँ, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप, ठीक। ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ये भी है पर इजी है, बहुत आसान है। XYZ 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 7:5:4। जेड की डेथ हो जाती है, कब होती है, 30 जून 2012 को। प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल ईयर 2011-12 का, पूरे साल 2011-12 का, यानी 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 48,000, ठीक है। इनकी डेथ कब हुई, इनकी डेथ हुई है 30 जून को, ठीक है। तो आपको पता करना है हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 जून विल बी क्रेडिटेड टू जेड अकाउंट। अब ये जो जेड थे इनकी डेथ हो गई थी 30 जून को, तो आपको पता करना है कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो प्रॉफिट हुआ उसमें जेड का भी तो हिस्सा है ना, ठीक है। भले इनकी डेथ हो गई 30 जून को लेकिन उनका भी तो हिस्सा है, उन्होंने 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक काम किया है। तो आपको पता करना है कि उनके जेड अकाउंट में कितना प्रॉफिट का कितना पोर्शन क्रेडिट किया जाएगा, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ है, कितना, 7:5:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं जेड का, ये तो x:y:z है, अब इसमें मुझे जेड का हिस्सा पता करना है, तो वो क्या है, जेड 4/7, 5 कितना हो, 12, 12 प्लस 4 16, यानी 4/16, यानी जेड का हिस्सा कितना है, 4/16। जो प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग का हिस्सा है जेड का वो क्या है, 4/16, यानी 1/4 है, इसको काट सकते हैं ना, 1/4, यानी जेड का प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है, 1/4, ये निकल गया। अब पूरे साल का प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में दिया है 48,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, ठीक है। बट जेड की डेथ हो गई थी 30 जून को,
तो यानी अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने जेड ने काम किया, 3 महीने का प्रॉफिट उसको देना है। ठीक है, तो यानी ये जो 48,000, अब मैं कहां लिखूं, ये चलिए मैंने यहाँ पे किया है, 48,000 जो पूरे साल का प्रॉफिट है, इसका क्या करेंगे, 3/12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। 48,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट है, 48,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, मुझे तो केवल 3 महीने का प्रॉफिट जानना है, क्योंकि उसी में से मैं जेड को हिस्सा देंगे। ठीक है, तो 48,000 को हम क्या करेंगे, 3 महीने का प्रॉफिट जानना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे और फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 12,000। इसका मतलब क्या है, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रही हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अप्रैल मई जून में ये जो पार्टनरशिप फर्म थी, इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 12,000 का प्रॉफिट हुआ इसको अप्रैल मई जून में। और अब 12,000 में से जेड का हिस्सा क्या होगा, 1/4। ये हम जानते हैं, अभी हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकाला, तो अब इसको काट दीजिए, यू विल गेट 3,000। यानी कितना अमाउंट जेड के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, 3,000, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूं। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, और इन क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। अभी तो मैंने करा दिया है, बट आपको खुद से भी करना है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो देखिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।